नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। अपने इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं विदेश नीति की संभावनाओं और चुनौतियों को, और इस अंक में हम आपको रूबरू करा रहे हैं अफ्रीका से। अफ्रीका का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में बेपनाह गरीबी, भूखमरी और अंतहीन हिंसा की तस्वीरें उमड़ने घुमड़ने लगती है। लेकिन यह आधुनिक अफ्रीका की तस्वीर नहीं है। अफ्रीका बदल रहा है और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे बदलते अफ्रीका की कहानी। अफ्रीका 54 देशों वाला महाद्वीप, भारत के क्षेत्रफल से 9 गुना बड़ा और भारत की समुद्री सीमा से सीधे लगा हुआ। एक तरफ अफ्रीका पश्चिमी एशिया से जुड़ता है, वहीं दूसरी तरफ यह यूरोप को भी छूता है। महाद्वीप के एक तरफ दक्षिणी अफ्रीका है तो दूसरी तरफ सोमालिया, तीसरी तरफ मिस्र, लीबिया और अल्जीरिया, चौथी तरफ मोरक्को, जहां से घूमते हुए हम अंगोला और नामीबिया होते हुए फिर से दक्षिणी अफ्रीका आ जाते हैं। इस महाद्वीप में जंगल हैं तो रेगिस्तान भी। यह खनिज से भी भरपूर है। क्या नहीं है अफ्रीका के पास? आज के अफ्रीका की एक और पहचान है, उसकी युवा शक्ति। औसत उम्र के लिहाज से यह महाद्वीप भारत से भी अधिक नौजवान है। ऊर्जा, आशा और अच्छा देखने की जिद से लबरेज स्त्री पुरुषों का महादेश। अफ्रीका में the median age is 19 years. So सबसे पहली चीज जो हो रही है the rejuvenation, the youthification of the continent. और इसके साथ ही हुई है अफ्रीकी गर्व की वापसी। अपने इतिहास, धरोहर की अच्छाई और संपन्नता के बारे में विश्वास का एहसास उन्हें उनकी पहचान को बराबरी के साथ खड़े होने की ताकत दे रहा है। माली के एक शहंशाह थे। एक मजे की बात आपको बताता हूं। उनका नाम था मूसा। तो मूसा साहब जब हज पे गए तो रास्ते में इतना सोना बांटा उन्होंने मिस्र में, कायरो में, कि वहां पर कहते हैं कि 10 साल तक सोने की कीमतें गिर गई। सो नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एन एम्पायर दिस वाज। यूरोपीय शासकों ने अफ्रीका के देशों को उपनिवेश बनाकर उनका आत्मविश्वास तोड़ डाला था। इसने उन्हें इस भ्रम में डाला कि उनका सब कुछ गलत था, उनकी संस्कृति से उन्हें अलग थलग किया और समाज में इतना फूट डाला जिसकी वजह से हिंसा और प्रतिहिंसा अफ्रीका की जिंदगी का आवश्यक हिस्सा बन गई। उन्नीसवीं शताब्दी में जब स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हुआ तो इन लोगों का आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम पूरी तरह से तोड़ दिया गया। दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑफ इंडिया, of any former colony. The colonial master always tries to show that आप लोगों की जो सभ्यता है वो बेकार की है। I have a superior civilization because I rule you. और इसकी वजह थी अफ्रीका की जमीन और संसाधनों पर कब्जा बनाए रखने की औपनिवेशिक चाहत। 1960 से 1990 के दशक में अफ्रीका के देश एक के बाद एक आज़ाद होते गए, लेकिन इसके बाद भी पुराने औपनिवेशिक ताकतों के षड्यंत्र के शिकार वे होते रहे। चाहे वो फ्रेंच हो, पुर्तगाल, बेल्जियम या ब्रिटिश, सभी ने इन्हें हिंसा और अस्थिरता के दौर में बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए अफ्रीकियों को सत्ता की लड़ाई में फंसाए रखने की चालें चली गई, एक के बाद एक नई नई चालें। साउथ अफ्रीका में भी करीब 80-85% जो है वो ज़मीन, लैंड इज स्टिल विद द वाइट पीपल।
और उसमें जो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है वो उसमें सरकार को तेज कदम उठाने पड़ेंगे। रवांडा के नरसंहार की कहानी अब पुरानी हो गई है। 1994 में 3 महीनों के अंदर वहां 10 लाख लोगों की हत्या हुई। हुतू और तुत्सी जनजातियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई थी। 2 लाख लोग इस कत्लेआम में शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरीके से रवांडा ने इस हत्याकांड के बाद खुद को संभाला, वह अफ्रीका के नवजागरण की जीती जागती मिसाल है। Rwanda is the only country probably on the planet where there was a genocide, and after the genocide, both the victims and the perpetrator of the genocide had to live together. So we could only do that through a process of reconciliation. यह है रवांडा के गचाचा अदालत के दृश्य। गांव-गांव में इस तरह के स्थानीय लोगों की अदालतें लगाई गईं। लोगों ने अपने जुर्म कबूल किए और 1 साल के अंदर पूरा समाज फिर से साथ रहने को तैयार हो गया। आम कानूनी अदालतें अगर लगती तो मामलों के निपटारे में 100 साल से कम नहीं लगते। और यह है अफ्रीकी बुद्धि की मिसाल। The communities come together, both the victims and the perpetrators come together and are encouraged to speak the truth of what happened, to confess and also to ask for justice. Where if the perpetrator genuinely tells the truth and so shows remorse and is willing to ask for a heartfelt forgiveness, that then the victims are encouraged to forgive. आज रवांडा को अफ्रीका में भविष्य के सिंगापुर के रूप में देखा जा रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त लैपटॉप दिया जा रहा है। पुराने लड़ाके भी पुनरुत्थान के काम में लगने लगे हैं। To break down all the things that divided people. So like identification cards, people no longer need to carry identification cards, national identification cards that shows their ethnicity. Access to education, everybody has equal access to education. Everybody has equal access to health services. And the way people are employed in the public service is on merit, so we build a merit-based society. ऐसी ही कहानी अफ्रीका के तकरीबन सभी देशों की है। अफ्रीका के ये देश तेजी से अपनी शक्ल बदल रहे हैं। Today Africa is growing economically at a fast pace. Today Africa is a very big chunk of the world. I can say this, if you put the population of India and Africa together, then I can say that every third human being in the world today is either an African or an Indian. भ्रष्टाचार और सियासी दांवपेच से अफ्रीका के देश भी पीड़ित हैं, मगर फर्क यह आया है कि भारत की तरह वहाँ भी उससे उबरने की कोशिशें हो रही हैं, और वह भी लोकतांत्रिक दायरे में। इसके अच्छे नतीजे निकल रहे हैं और उसे व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। बेनिन को ही लीजिए, इसकी राजधानी पोर्टो नोवा देखने में भारत के ही किसी शहर जैसा लगता है। 1 अगस्त 1960 को अफ्रीका के सबसे पहले आजाद होने वाले देशों में यह एक था। आजादी के 30 साल तक गृह युद्ध में फंसा रहा, लेकिन पिछले 25 सालों से यहां स्थिर लोकतंत्र कायम है। In 1991, we took a new constitution, democratic one, for a democratic republic. So now we continue with the republic, and the name was the same, Benin. We did not went back with former name Dahomey. करीब 3 लाख जनसंख्या वाले बेनिन जैसे छोटे देश में भी वह सब कुछ है जो उसे अपने पांव पर खड़ा करने के लिए काफी है। खासकर कपास, तेल और खनिज की वजह से वह तेजी से आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा है।
Benin is agricultural country. The biggest sector is agriculture, more important sector. But you know, a country can't have one sector. We have also we produce cotton. We produce cotton. We produce what we need to live. We have iron, and I can tell something. Iron sector, for example, is in the hand of Indian company. और संगीत तो अफ्रीका के रग-रग में बसा है। लोग भोले भाले हैं और अतिथियों का सम्मान करना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि आज भी अफ्रीका सैलानियों की पसंद में शामिल है। अफ्रीका के लोगों ने अपने भोलेपन की भारी कीमत चुकाई है, लेकिन अब उन्होंने इतिहास से सबक लिया है और अपने अपने देशों के पुनर्निर्माण में मिलजुल कर लग गए हैं। दुनिया से वे फिर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं। उन्होंने आसियान जैसा एक मॉडल बनाया है ताकि फिर से उपनिवेशवाद का खतरा न मंडराए। इस पर हम आगे भी बातें करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं बदलते अफ्रीका की कहानी। किस तरह अफ्रीका बदल रहा है और किस तरह वे एक दूसरे से टकराने की बजाय एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। बदलते अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन सबको जोड़ने वाली संस्था के रूप में सामने आई है। इसके माध्यम से जहां वे शांति के लिए सामूहिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, वहीं विकास के लिए मिलने वाली सहायता का भी संचालन कर रहे हैं। In Africa, we have a pan-African organization where they are looking for solutions for countries all across Africa, and they realized, that because they are not very rich, and they do not have a lot of leverage across the world, so they decided that they need to integrate and come up with solutions together. अफ्रीकन यूनियन के अलावा उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग से भी संगठन बनाया है। इससे उन्हें दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ सामूहिक तालमेल और सहयोग में कामयाबी मिली है। And I am hopeful. As I prepare to return home, my thoughts are with that same young man from Senegal who said, "Here I have met Africa, the Africa I have always believed in. She is beautiful and young, full of talent and motivation and ambition." To which I would simply add, as you build the Africa you believe in. इससे उनके फिर से उपनिवेश बनने के खतरे भी कम हुए हैं। Actually, the problems in Africa are getting exaggerated by the international press. Compared to 20 years ago, the problems in Africa are much less. The average growth rate of sub-Saharan Africa in the first decade of the millennium has been 4%. No, not even 4, 5.4% in fact. And some countries had a spectacular growth in double digits. And Africa was the only continent other than Asia which continued to grow after the 2008 global financial crisis. उपनिवेशवाद अफ्रीका में भी उन्हीं कारणों से गया जिन कारणों से भारत में। लेकिन अफ्रीका की कहानी भारत से भी ज्यादा दर्दनाक है। अफ्रीका के नक्शे की इन सीधी रेखाओं को देखिए। किसी भी देश की सीमा इस तरह की सीधी रेखाओं से नहीं बनती, लेकिन 1885 में तत्कालीन प्रशा यानी जर्मन के राष्ट्रपति बिस्मार्क की पहल पे बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस के टेबल पर पेंसिल से अफ्रीका को बिना उसकी जनसंख्या और भूगोल को देखे
बनावटी रूप से सरहदें खींच दी गई। अफ्रीका कई भागों में विभाजित हो गया। In South Sudan, where I have the privilege of serving the government, वहाँ पे अजीब बात यह है कि if you go to the border with Kenya, तो मैं जब कीनिया जाना चाहता हूँ तो वहाँ पे बॉर्डर गार्ड्स कहते हैं कि साहब वो पासपोर्ट और वीज़ा, और मेरे कबीले के, बिकॉज आई एम एन ऑनररी डेंका, मेरे कबीले के लोग पूछते हैं कि भाई ये पासपोर्ट वीज़ा क्या होता है? अरे वो तो मेरे भाई का घर है सामने, मैं वहाँ जा रहा हूँ। बोलते नहीं, अब वो अलग देश बन गया, आपको पासपोर्ट वीज़ा की। नाइजीरिया हैज़ मोर देन 200 एथनिक ग्रुप्स, आपस में लड़ेंगे। नाइजीरिया हैज़ फेस्ड अ सिविल वॉर, अ वॉर ऑफ सेसेशन फ्रॉम बायाफ्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा 1967, 68, 69, 70 में बायाफ्रा सेसेशन वॉर हुई। सो व्हेन यू पुट सेवरल एथनिक ग्रुप्स टुगेदर, यू कंस्ट्रक्ट आर्टिफिशियल बॉर्डर्स, देन देयर हैज टू बी वायलेंस। ये वही बिस्मार्क हैं जिन्हें जर्मनी के एकीकरण का मसीहा माना जाता है। लेकिन जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों में बांटने के लिए उन्होंने 16 यूरोपीय देशों के राजनयिकों को बुलाकर अफ्रीका का वारानारा कर दिया। Colonial territories were mapped out between the different colonial powers of the time. So it was not about resources at that time. While it was driven by a lot of things: power, access, resources, adventure. So Rwanda was a victim of the partitioning of Africa. इतिहास के साथ इस तरह के खिलवाड़ की वजह से लंबे समय तक अफ्रीका में कबीलाई संघर्ष चले, लेकिन अब वे इतिहास को बदलने की बजाय मिलजुल कर टकराव को हल करने की कोशिशों में है। भारत की तरह विविधता में एकता उनका भी मूल मंत्र बना है। So what happened in history happened in history. You cannot revisit history. We can only look into the future. And what Rwanda is about is actually looking into the future and building a new, cohesive, strong nation that is unified, that is playing a constructive role in the rest of the world. That's why we are looking at regional integration. इतिहास में उपनिवेशवादी ताकतों के बीच शोषण के लिए एकता थी, लेकिन नए अफ्रीका में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए नए तरीके की अफ्रीका बन रही है। वे संकट के समय भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि झगड़ा निपटाने के नाम पे पश्चिमी देशों को एक बार फिर से अफ्रीका में जड़ जमाने का मौका न मिले। यह है लेसोथो, अफ्रीका के दक्षिणी इलाके के इस देश में अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री थॉमस थेबेने के खिलाफ सेना ने विद्रोह करने की कोशिशें की, लेकिन पड़ोसी अफ्रीकी देशों ने सहयोग किया और नतीजतन देश छोड़कर भागे थॉमस ने फिर आकर सत्ता संभाली। लेसोथो में, जहाँ पे मैं हाई कमिश्नर था साउथ अफ्रीका में, जब मैं पोस्टेड था तो साथ में लेसोथो में भी कॉन्करेंटली एक्रेडिटेड था। छोटा सा देश है जो कि लैंडलॉक्ड है साउथ अफ्रीका के अंदर, और ब्यूटीफुल माउंटेन किंगडम। वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, और जो वहाँ के आर्मी चीफ थे, ऐसी कुछ कोशिश हुई कि मिलिट्री टेक ओवर हो जाए, लेकिन सारे अफ्रीकन लीडर्स ने अपना वेट डाला और वहाँ पे मामले को संभाला। We had this attempted coup in Burkina Faso. Burkina Faso has seen a very large number of coups. Abhi hua hai, but then the African Union intervened, other people intervened, and the coup has been reversed. Not to say that everything is rosy. There are quite a number of challenges. There are still areas where conflicts are still happening. But overall, if you look at the trajectory over the last decade, the total number of conflicts on the continent, active conflicts have reduced tremendously. और अब जब महाद्वीप में स्थिरता है तो अफ्रीकी देशों ने विकास में सहयोग के लिए दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। विदेशी फंड भी आ रहे हैं, लेकिन किस देश में कितना और कहां खर्च होगा, इसे भी वे सामूहिक तौर पे तय कर रहे हैं। Economy is open. Everybody is there. Everybody. You go to Benin, you will see French, you will see German, you will see
Chinese, you will see Indian, you will see everybody who want to do something. This is our, we have an open economy, so the market is open for everybody. अफ्रीकी देशों ने अब शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया है। इस पर वे भारी निवेश कर रहे हैं। We are overcoming them by building good infrastructure internally, both road infrastructure linkages, air linkages, but we are also overcoming that through regional integration. अब अंगोला को देखिए। पहले कभी पुर्तगालियों का उपनिवेश था अंगोला, लेकिन अब वह पुर्तगालियों के लिए रोजगार का स्थल बना हुआ है। वेस्टर्न मीडिया के लिए अफ्रीका इज़ अ डार्क कॉन्टिनेंट, और ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। अगर आप मैथमेटिक्स में होशियार हैं तो आप समझ पाएंगे। इस व्यक्ति का देहांत हो गया, उसके पास 17 गाय थी, 17 काउस। अब उसने अपने विल में लिखा था कि आधे मेरी पत्नी को जाएंगे, 1/3 मेरी बेटी को जाएंगे, एंड 1/6 मेरे बेटे को जाएंगे। आधे, half for my wife, 1/3 for my daughter and 1/6 for my son. अब 17 उसके पास गाय हैं, तो पूरे गांव वालों ने अपनी मीटिंग बुलाई और कहा चलिए एक गाय हम उनको अपनी तरफ से दे दें। 18 हो गई, आधी 9 उनकी पत्नी को दे दी, 1/3 6 उनकी बेटी को दे दी, 9 और 6 हो गए 15, और 1/9 2 बेटे को दी, 15 और 2 17। लेकिन अब तो 18 गाय थी, तो गांव ने बोला 18वीं तो हमने दी है, हम वापस ले रहे हैं। अफ्रीका एमर्ज कर रहा है। अफ्रीका, आपको शायद ताज्जुब होगा कि आज की तारीख में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स इन द वर्ल्ड इज़ इन अफ्रीका। सब जगहों पे रिसेशन चल रहा है दुनिया भर में। डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो आधा 1% ग्रोथ होती है, नहीं भी होती है। एमर्जिंग बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ में भी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन अफ्रीका में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में राजनीतिक व्यवस्था ने काफी सुधार किया है। अगर रवांडा को लें तो वहां की संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा हुई है। गरीबी जरूर है, लेकिन उससे निकलने के लिए भी वे उसी तरह की कोशिशों में हैं जैसे भारत और एशिया के अन्य देश। और इसीलिए कहते हैं भारत और अफ्रीका की समस्याएं तकरीबन एक तरीके की हैं और उनसे निपटने के उपाय भी मिले जुले। कई बार लोगों को भारत में अफ्रीका नज़र आता है और अफ्रीका में भारत। इसीलिए विदेशी निवेश को दोनों ने अपनी समस्याओं से निजात के एक तरीके के रूप में अपनाया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए और अपनी अपनी क्षमताओं का विकास कैसे हो। दोनों को इस पर मिलजुल कर काम करना है। राज्यसभा टेलीविज़न के इस खास कार्यक्रम में कैमरा पर्सन सुदीप्तो के साथ अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।